हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्लांट फिजियोलॉजी में आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से हमने फोटोसिंथेसिस इन रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व सभी प्रोसेस को समझा, इसकी कैलकुलेशंस पढ़ी एंड आई थिंक कि अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आप करते होंगे तो आपके वो क्वेश्चन सही होते होंगे अगर आपने अच्छे से सेशन अटेंड किया है, खुद के नोट्स बनाए हैं और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आप सोचते हैं कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो बहुत हद तक सिर्फ आपको पढ़ाए गए मतलब आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा ध्यान रखो, आप जो भी चीज़ सीखते हैं वो जिससे भी आपने सीखी है वो सिर्फ उसका 10% इनपुट होता है। बाकी के 90% एफर्ट्स आपको ही डालने होते हैं, क्योंकि उन 90% एफर्ट्स में छुपा होता है आपका उस चीज़ को खुद को समझने का तरीका, उस पर कितना आपने रिवीजन किया है, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, कितने उसके चैप्टर वाइज टेस्ट दिए हैं, तब जाके वो टॉपिक आपका पक्का होता है। ठीक है, तो अगर आप यस डेफिनेटली, लेकिन हालांकि ये 10% रोल है बट ये 10% रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इनिशियल 10% मिसिंग होगा तो 90% तो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए लेक्चर को समझना सुनना बहुत ज़रूरी है, बट उसके बाद खुद को भी मेहनत करनी है। इस बात में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये दोनों चैप्टर तो डिलीटेड हैं ही, अब आते हैं हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो वैसे तो ये चैप्टर ना आप लोगों को थोड़ा बोरिंग सा लगता है, आई एग्री कि ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें आपको ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट ये सब टर्म्स पढ़नी है, इनके क्या मीनिंग्स हैं। बट अगर देखा जाए तो ये तीनों ऐसी टर्म्स नहीं हैं जो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आप फेस करते हैं। ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, कहीं ना कहीं ये वर्ड्स आते ही रहते हैं। अब अगर आप इनको जस्ट ऐसे ही सबकॉन्शियसली पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन क्या है, तो वो टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका जो एक सेगमेंट है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दैट इज PGR, जिनको आप प्लांट हार्मोन्स कहते हैं, उस पर तो नीट में हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर साल प्लांट हार्मोन्स पर होते हैं। नीट 2023 में भी थे। तो PGR को भी बहुत अच्छे से आपको समझना है। मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपको हार्मोन्स के फंक्शन रटने नहीं पड़ेंगे, आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगे, बस आपको सेशंस अटेंड करने हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक्स हम नहीं पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था कि अब से हमारे जो भी सेशंस होंगे वो सब न्यू NCERT बेस्ड होंगे। ठीक है, पहले वाले सेशंस जो थे अभी तक, इनसे पहले वाले चैप्टर जितने भी मैंने कवर किए उनमें हमने पूरा ओल्ड NCERT बेस्ड पढ़ा और बहुत अच्छा हुआ कि हमने वही पढ़ लिया, क्योंकि आप देखो जितने भी कॉन्ट्राडिक्शंस चल रहे हैं ना सिलेबस से रिलेटेड, वो सब उन्हीं चैप्टर्स में है। वही जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट तो नहीं, फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, वहीं पर चीज़ें उलझी हुई हैं कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो भाई सेफ अच्छी बात है, हमने तो उसमें सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। जो NMC को, जो NTA को पूछना है वो पूछ ले, अब हम नहीं डरते उनसे, है ना। अगर एक और बात बता दूं, अगर कुछ बच्चों के वो चैप्टर्स मिस हो गए तो आप इन सेशंस को देख सकते हैं। मैंने हर वो चीज़ पढ़ाई है जो अब तक पूछी जाती थी, इंक्लूडिंग जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी। ठीक है, चलिए। तो अब से हम इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बट ऑब्वियस ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पूछे जाने हैं, तो फिर हम क्यों मेहनत करें, और ना ही इनकी नॉलेज कहीं पर इंटरलिंक्ड है। इसमें एक सीट डॉर्मेंसी लिखा नहीं है, बट ध्यान रखना आपकी NCERT में होगा इफ़ यू हैव ओल्ड NCERT, बट ये भी अब से नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं, क्या लिखा है भाई। You have already studied the organization of a flowering plant. Now you very well known about flowering plants. उनकी morphology क्या है, anatomy क्या है। ठीक है, have you ever thought about where and how the structures like root, stem, leaves, flower, fruit and seed arise, and that too in an orderly sequence? कहाँ से आते हैं ये सारे पार्ट्स, कैसे बनते हैं और कैसे इतना सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है कि एक छोटे से सीड को पता है कि रूट सिस्टम बनाना है, शूट सिस्टम बनाना है, उस पर पहले ब्रांच आएगी, उस पर लीव्स आएंगी, फिर बाद में जब एक फेज़ आएगी तभी फ्लावरिंग होगी, पहले नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तो होंगी ना भाई। हमारी बॉडी में हम कहते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम है, हार्मोन्स हैं तरह तरह के, बट प्लांट्स के पास तो कोई नर्वस सिस्टम भी नहीं है, बट फिर भी प्लांट्स के पास हार्मोन्स तो हैं ही जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। प्लस जो प्लांट की जेनेटिक्स है, जो जीन्स है, जो किसी भी सेल का ब्लूप्रिंट डिसाइड करते हैं, वो भी बट ऑब्वियस प्लांट में इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट एंड मैच्योर प्लांट। देखो 4 टर्म्स हैं, कई बच्चों को नहीं पता होता, मैं एक बार बता देती हूँ। सीड तो सबको पता है, जब कभी ऑप्शन में सीडलिंग लिखा आता है तो आप सोचते हो यार सीड ही होगा ये, नहीं। सीड से जो एक नन्हा सा पौधा निकलता है ना, बिल्कुल मतलब बस प्लूम्यूल और मतलब क्या कहते हैं, रेडिकल से रूट सिस्टम निकला, प्लूम्यूल से शूट सिस्टम निकला, बिल्कुल छोटा सा एक प्यारा सा पौधा, दैट इज, उसको आप कहेंगे सीडलिंग। ठीक है, सीडलिंग जब थोड़ा सा और ग्रो करेगा और थोड़ा सा हल्का सा यंग, अभी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ी है उसकी, थोड़ा सा और वो बड़ा हो गया, जैसे ह्यूमंस में होता है ना इन्फेंट, और इन्फेंट होता है 1 ईयर की एज तक, फिर उसके बाद होता है किड, फिर बाद में चिल्ड्रन।
तो वो किड वाली स्टेज है प्लांटलेट, और जब ये अपनी पूरी ग्रोथ कर लेगा तब ये कहलाएगा मेच्योर प्लांट. You have also seen that trees continue to increase in height or girth over a period of time. Yes, we know. However, the leaves, flowers and fruits of the same tree not only have limited dimension but also appear and fall periodically and sometime repeatedly. बहुत सारे प्लांट्स में आपने ऐसा देखा है कि जो फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, वो एक समय बाद झड़ जाते हैं, फिर अगले साल दोबारा आ जाते हैं. पेरिनियल प्लांट अगर है, एनुअल और बाइनियल प्लांट है तो वहाँ पर एक बार जब वो अपनी रिप्रोडक्टिव फेज पूरी कर लेता है तो उसके बाद वो मर भी जाता है. तो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रोसेस है. वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रिसीड फ्लावरिंग इन अ प्लांट. तो यहाँ पर आपसे पूछा है, आपको हमेशा पता है पहले प्लांट में रूट, स्टेम, लीव्स आएंगी जो कि उसकी वेजिटेटिव फेज है, उसके बाद ही फ्लावरिंग फेज आएगी. सो ऑल प्लांट ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ अ वेराइटी ऑफ टिश्यू. इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अ टिश्यू, एन ऑर्गन एंड द फंक्शन दे परफॉर्म. यस, एनाटमी में हमने सीखा ये बात कि बहुत हद तक टिश्यूज़ का जो एनाटमी है, जो स्ट्रक्चर है, वो फंक्शंस पे डिपेंड करता है. कैन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ दीज बी ऑल्टर्ड. ऑल सेल्स ऑफ अ प्लांट आर डिसेंडेंट ऑफ द जायगोट. देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है. जैसे हम बोलते हैं कि हमारी वेरी फर्स्ट सेल क्या थी, जायगोट. जायगोट ने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो से ऑर्गन्स बने, पूरा ह्यूमन बेबी बना, उसी से हम फिर ग्रो हुए. तो हमारी फर्स्ट सेल जायगोट है, तो हमारी सारी सेल्स जायगोट के डिसेंडेंट ही तो हैं. सेम चीज़ आप प्लांट के लिए भी कह सकते हो. एनसीईआरटी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है. द क्वेश्चन इज देन व्हाई एंड हाउ डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो फिर हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि चाहे हम हो चाहे प्लांट हो, अगर सारी सेल्स जायगोट के मल्टीप्लिकेशन से बनी है, वो भी मियोसिस नहीं माइटोसिस से बनी है, तो फिर अलग अलग क्यों है भाई. किसी सेल ने आई बना दी, किसी ने ईयर बना दिया, या प्लांट में कुछ सेल्स ने रूट बना दी, कुछ ने स्टेम बना दिया. ये डिफ्रेंसिएशन कैसे आया उनमें. तो प्लस हर पार्ट जो है वो अलग अलग फंक्शंस भी कर रहा है. तो ये जो चीज़ है वो कैसे डिफ्रेंशिएट हुई. तो इसके लिए नेचर ने हर ऑर्गेनिज्म को दी है उनकी जेनेटिक्स. उनके जीन्स इस बात को डिटरमाइन करते हैं कि उनका ग्रोथ कैसे होगी, कौन सा स्ट्रक्चर किस में चेंज होगा. अगर देखा जाए, कभी तुमने सोचा है प्रैक्टिकली इस बात को कि हमारी बॉडी की कोई भी सेल ले लो, तुम आई की सेल ले लो, एक सेल की बात कर रही हूँ मैं, हैंड से कोई, स्किन से कोई एक सेल निकाल लो, स्टमक की एक सेल निकाल लो, बिल्कुल आइडेंटिकल है सारी सेल्स जेनेटिकली. सबके जीन्स एक जैसे ही तो हैं, सबने जायगोट के माइटोसिस से ही तो सब बनी है, पर फिर भी सबका स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग है. अगर स्टमक की सेल है तो मान लो कोई पेप्टिक सेल है, एंजाइम सिक्रीट कर रही है, स्ट्रक्चर भी अलग है. आई में रेटिना की कोन सेल है तो उसका स्ट्रक्चर भी अलग है, फंक्शन भी अलग है. तो जीन्स तो सबके सेम है, जेनेटिकली तो आइडेंटिकल है. वही 46 क्रोमोसोम आई की सेल के पास है और वही स्टमक के पास है, लेकिन उनका जो मॉडिफिकेशन है, उनका जो फंक्शन करने का तरीका है, वो मॉडिफाई हो गया है. क्यों? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने डेवलपमेंट के दौरान दो चीज़ें करता है. व्हाट इज एग्जैक्टली डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. ठीक है. डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि डेवलप हो रहा है वो दो चीज़ें कर रहा है अपने इस लाइफ के दौरान. ग्रो भी कर रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा रहा है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, प्लस सेल्स डिफरेंशिएट भी कर रही हैं. क्योंकि अगर सेल्स डिफरेंशिएट ही नहीं करेंगी तो पूरी बॉडी जस्ट एक मास ऑफ सेल्स होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल. ठीक है, समझ में आया? तो सिंपल सी बात है. To begin with, it is essential and sufficient to know that the development of a mature plant from a zygote follow a precise and highly ordered succession of events. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि जायगोट को मल्टीप्लाई करके एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बना देना है. ये बहुत ही प्रिसाइज एंड ऑर्डर्ड सक्सेशन होता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड. अगर हम प्लांट की बात करें तो इट विल हैव रूट, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड. और वो भी कितना टाइमली होता है, हर चीज़ फिक्स होती है कि कब क्या होगा. एंड इवेंचुअली दे डाई. जब रिग्रेसिव चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ बढ़ना, डेवलपमेंट में सिर्फ बढ़ना नहीं आता. ओल्ड एज तक, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, वहाँ लाइफ से लेकर डेथ तक पूरे को डेवलपमेंट कहा जाता है. चाहे से लास्ट वाला सेनेसेंट डेवलपमेंट है, वहाँ पर हमारी बॉडी में डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन. अब सीड जर्मिनेशन को डिटेल में नहीं बताया है यहाँ पे. जो सीड जर्मिनेशन है इसके बारे में बहुत शॉर्ट में बात की है, क्योंकि जब 12th में आप पढ़ते हो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन, वहाँ पर इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं.
सो सीड जर्मिनेट, ये आप सबको पता है सीड कब जर्मिनेट करेगा, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी। क्या होती है सीड के लिए फेवरेबल कंडीशंस? ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। इन एब्सेंस ऑफ सच कंडीशन द सीड डू नॉट जर्मिनेट। सबको पता है कि अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो सीड जर्मिनेट नहीं करता, बल्कि कहाँ चला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ। क्या कहते हैं इस पीरियड को? लिख लेना, इट इज कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी। इसीलिए एनसीईआरटी ने लास्ट में इस चैप्टर के सीड डॉर्मेंसी ऐड किया था, बट अब हटा दिया है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की चीज़ें थी। आपको सीड डॉर्मेंसी के बारे में सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि सीड डॉर्मेंसी वो पीरियड है जिस दौरान सीड के अंदर एम्ब्रियो सो रहा है। जैसे बर्ड ने एग दिया तो एकदम से एग की हैचिंग थोड़ी ना हो जाती है, एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलप करता है ना, फिर जब वो एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है तब एग की हैचिंग होती है। तो वैसे ही जब एक प्लांट सीड बनाता है तो ज़रूरी नहीं है सीड बनाते ही उससे नया पौधा निकल जाए, सीडलिंग इमर्ज हो जाए। सीड के अंदर एम्ब्रियो कुछ समय अपनी ग्रोथ को रोक देता है। बर्ड्स में तो रोका नहीं, चल रहा है एग में, बट यहाँ पर क्योंकि उसके पास इतना नरिशमेंट नहीं है, बर्ड ने तो अपने एग में खूब सारा योक दिया है उस एम्ब्रियो के लिए, पर प्लांट्स के जो सीड्स हैं नो डाउट उनमें नरिशमेंट है। आपने पढ़ा एंडोस्पर्म है उनके पास जो उनको नरिश करेगा, कॉटिलिडन्स हैं उसके पास, बट फिर भी वो एक लिमिटेड नरिशमेंट है। तो कुछ समय के लिए अगर उसको ज़्यादा लंबे समय तक रहना है उसी स्टेट में तो वो पीरियड ऑफ रेस्ट में चला जाता है, और उसी पीरियड ऑफ रेस्ट को कहते हैं सीड डॉर्मेंसी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, वंस फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, द सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये आपको जस्ट प्लांट के लाइफ से लेकर डेथ तक का ब्रीफ दिया है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स कंट्रोल दिस डेवलपमेंट प्रोसेस, जिनमें दोनों तरह के फैक्टर्स आते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स एज वेल एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक में एक तरह से प्लांट की जेनेटिक्स हो गई, प्लांट के हार्मोन्स हो गए, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में प्लांट को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, है ना, वाटर चाहिए, O2 CO2 गैसेस चाहिए, ये सब चीज़ें एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आ गई। ठीक है, तो ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो ये एक डायग्राम भी बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर में दिया हुआ है, इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीड जर्मिनेशन की स्टेजेस दिखाई हैं। ये जैसे कि आपको दिख रहा है एक सीड है, जैसे ही इसका यहाँ पर रेडिकल जर्मिनेट कर रहा है तो रूट सिस्टम बनता हुआ आपको दिख रहा है। ये एक वर्ड हो सकता है अभी आपके लिए न्यू हो, हालांकि 12th में जब आप सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर दो टर्म्स पढ़ेंगे, एक तो है हाइपोकटाइल और एक है एपिकटाइल। क्या होता है ये देखना, जैसे अगर मान लो हम कह रहे हैं कि ये सीड के अंदर का एम्ब्रियो वाला पार्ट है, तो एम्ब्रियो में क्या होता है, एम्ब्रियो में अगर ये रेडिकल है और ये प्लूम्यूल है तो रेडिकल के पास वाला जो रीजन होता है उसको कहते हैं हाइपोकटाइल, और प्लूम्यूल के पास वाला जो रीजन होता है उसको कहते हैं एपिकटाइल। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में जब सीड जर्मिनेट करता है ना तो ये हाइपोकटाइल और एपिकटाइल की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर आप देखो हाइपोकटाइल ने थोड़ा ओवर ग्रो कर लिया जिसकी वजह से रूट सिस्टम अच्छे से ग्रो कर रहा है। इवन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब ये सीड जर्मिनेट कर रहा है तो हाइपोकटाइल ने इतना ग्रो कर लिया है कि इसने सीड को ऊपर की तरफ धक्का दे दिया, और जो कॉटिलिडन्स हैं वो सॉइल से निकलकर बाहर आ गए। हमेशा ऐसा नहीं होता, सीड जर्मिनेशन के टाइप्स आपको डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, बट ये जो पर्टिकुलर जर्मिनेशन आपको दिखाया है ना ये कहलाता है एपीजियल जर्मिनेशन। क्या कहलाता है ये? एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल, एपी मतलब अबव, जिया मतलब जियो, सॉइल से अबव। अगर जर्मिनेशन के दौरान कॉटिलिडन सॉइल के बाहर निकल कर आ जाते हैं तो उसे कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। और एपीजियल जर्मिनेशन क्यों होता है? हाइपोकोटाइल की ग्रोथ की वजह से, क्योंकि हाइपोकोटाइल ने इतना ग्रो कर लिया कि उसने कॉटिलिडन्स को धक्का दे दिया। एक और होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? हाइपोजियल यानी बिलो द सॉइल, कॉटिलिडन सॉइल के अंदर ही रहते हैं, एपिकटाइल निकल के ऊपर की तरफ ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो बस आपको जस्ट क्योंकि डायग्राम दिया है तो मैंने हल्का सा बेसिक बताया, बट मुझे नहीं लगता एनटी आपसे इससे रिलेटेड कुछ डिटेल पूछेगा क्योंकि बहुत पेपर अब क्लियरली एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। ठीक है, तो बस जस्ट आपको डायग्राम देखना है कि यहाँ पर कॉटिलिडन से हाइपोकटाइल निकला, ये देखो। अब बाद में जब ये कॉटिलिडन्स ऊपर आ गए तो क्या हुआ? तो ये एपिकटाइल निकला, एपिकटाइल का हुक, इवन हुक भी यहाँ पर दिख रहा है। जब आप पीजीआर पढ़ोगे ना तो वहाँ पर हम इथाइलिन का एक फंक्शन पढ़ेंगे कि इथाइलिन क्या करता है, डायकॉट सीडलिंग में हुक बनाता है, उसको थोड़ा सा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सेफ रहे, फिर बाद में लेटर ऑन इट विल स्ट्रेटन आउट। ठीक है, तो ये पूरा आपको एक मेच्योर प्लांट यहाँ पर दिखाया गया है। तो अगर हम देखें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज द सीड, दिस इज द सीडलिंग,
ओके ये जब इसमें थोड़ी प्लांट्स में पत्तियां वगैरह बन जाएगी और ये कॉटिलेडन्स डीजनरेट हो जाएंगे तो आप इसको कह सकते हो प्लांटलेट, और जब ये पूरा ओवरऑल एक नया प्लांट बन जाएगा तो आप इसको कहेंगे मैच्योर प्लांट। अभी ये अपनी वेजिटेटिव फेज में है, जब ये फ्लावरिंग करेगा तो इट विल कम इनटू द फ्लावरिंग फेज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये हो गया आपके सीड जर्मिनेशन की स्टेजेस। अब आते हैं हम ग्रोथ पे। व्हाट इज ग्रोथ? Growth is regarded as one of the most fundamental and conspicuous characteristic of a living being। बहुत सिंपल सी लाइन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए। मोस्ट फंडामेंटल फीचर तो है ही भाई, बिना ग्रोथ के कैसे ग्रो कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म। कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पर देखो, आपको ध्यान है बॉटनी में ना कई बार ये टर्म आती है कॉन्स्पिक्यूअस, इनकॉन्स्पिक्यूअस, तो हमेशा ध्यान रखो इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है इनविजिबल सा छोटा सा स्ट्रक्चर, जबकि कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है विजिबल, वेल डेवलप्ड। तो यहाँ पे जो कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड है ये आपको बता रहा है कि ग्रोथ जो है ना वो एक विजिबल पैरामीटर है, विजिबल चीज़ है। अगर कोई ग्रो कर रहा है तो आपको दिखेगा। अगर मान लो कोई सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया है तो वो ग्रो करने का मतलब अपना नंबर बढ़ा रहा है, तो माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो बैक्टीरियल कॉलोनी बड़ी होती जाएगी। नॉर्मली किसी ऑर्गेनिज्म को देख रहे हो, साइज बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, किसी ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है। तो यस, ग्रोथ इज अ कॉन्स्पिक्यूअस फीचर एंड द मोस्ट फंडामेंटल वन, ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट irreversible permanent increase, irreversible permanent increase in size, ठीक है। साइज बढ़ाना है कैसे? irreversible और permanent, किसी में भी हो सकता है, वो एक ऑर्गन में हो सकता है, उस ऑर्गन के किसी पार्ट में हो सकता है, या इवन एक इंडिविजुअल सेल में भी अगर ये चेंज आपको दिख रहा है तो यस इट इज ग्रोथ। ऑर्गन और इट्स पार्ट और एन इंडिविजुअल सेल। क्या कहा इन्होंने? इर्रिवर्सिबल। देखो आप खुद सोचो ना कि अगर मान लो किसी की हाइट बढ़ गई है प्लांट की, तो अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो वापस से ग्रोथ कम हो जाएगी, मतलब उसकी हाइट कम हो जाएगी। वो अलग बात है कि आपने उसको कट कर दिया तो वो छोटा हो गया, बट खुद से तो हाइट कम नहीं होगी ना, हमेशा बढ़ेगी ही आने वाले टाइम में। तो ग्रोथ एक इर्रिवर्सिबल फीचर है। रिवर्सिबल नहीं आ जाएगा ऑप्शंस में कि ग्रोथ के फीचर्स बताओ, तो उसमें लिख देंगे रिवर्सिबल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, इर्रिवर्सिबल एंड कॉन्स्पिक्यूअस। तो कॉन्स्पिक्यूअस है, फंडामेंटल है, इर्रिवर्सिबल है, परमानेंट इंक्रीज है। किसमें? सेल के साइज में, या आप कह सकते हो सेल के नंबर में, ठीक है। जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। बिल्कुल ठीक बात है, कोई भी सेल बिना मेटाबॉलिज्म करे ग्रो कर सकती है क्या बच्चों? नहीं। मेटाबॉलिज्म में दोनों आ गए, एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म। दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। यस, और इसमें सेल की एनर्जी भी खर्च होती है। ये हमने बहुत अच्छे से इससे पहले वाले चैप्टर रेस्पिरेशन में सीखा। क्लियर? रेस्पिरेशन में सेल ने एनर्जी बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि सेल को एनर्जी खर्च करनी है अपने ग्रोथ में, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस में। बिना एनर्जी के सेल सर्वाइव नहीं कर सकती है, ठीक है। देयरफॉर फॉर एग्जाम्पल एक्सपांशन ऑफ लीफ इज अ ग्रोथ। इन्होंने कहा है कि अगर एक लीफ अपने साइज में बढ़ रही है ना तो वो भी एक ग्रोथ ही है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस ऑफ वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर? अब देखो कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक्ड है ना। अब हमने ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट चैप्टर तो पढ़ा नहीं, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो स्वेलिंग इन वुड, अगर वुड में स्वेलिंग आ रही है, देखा होगा आपने बारिश के मौसम में लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, या आप लकड़ी के पीस को पानी में डुबो के रख दो वो फूल जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों इम्बाइबिशन। क्या कहते हैं उसको? इम्बाइबिशन। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में दे रखा है। और ये जो इम्बाइबिशन है ना, ये एक तरीके का डिफ्यूज़न है, इट इज़ अ डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न तो रिवर्सिबल है ना, चीज़ें हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ आ रही हैं। अब अगर मान लो चारों तरफ, आपने देखा होगा जब लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं तो वापस जैसे ही गर्मियाँ आती हैं तो वापस नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि जो पानी उनने एब्जॉर्ब किया था अब वो पानी वो वापस से निकल जाता है उनसे। तो इम्बाइबिशन कोई ग्रोथ नहीं है। इम्बाइबिशन तो जस्ट वुड में का वॉल्यूम बढ़ गया है क्योंकि उसने आसपास के मॉइस्चर से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, ठीक है। तो दैट इज इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन इज नॉट अ ग्रोथ, इट इज जस्ट अ प्रोसेस दैट इज डिफ्यूजन। क्लियर? नाउ अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे देखो, ये जो टॉपिक है ग्रोथ 15.1, इसमें सब टॉपिक्स दिए हैं। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। ग्रोथ के 5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या पैरामीटर्स कह लो बताए हैं। पहला है, इन्होंने कहा है कि प्लांट ग्रोथ एक इनडिटर्मिनेट फीचर है। इनडिटर्मिनेट का मतलब समझते हो क्या? इनफाइनाइट। ये भी आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो कि अगर हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को कंपेयर करें तो प्लांट टिश्यूज़ की अनलिमिटेड ग्रोथ होती है बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जबकि एनिमल टिश्यू की एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। एक समय बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, एक समय बाद हमारे ऑर्गन्स
डीजेनरेटिव चेंजेस करने लगते हैं, जबकि प्लांट्स में आप कितनी भी बार उसका टिप कट कर दो फिर से अपाइकल मेरिस्टम टिप को दोबारा बना लेगा जब तक कि प्लांट बूढ़ा होके मर नहीं जाता, है ना। तो इसलिए प्लांट की ग्रोथ, इसका मतलब ये मत समझना तुम कि प्लांट कभी मरते ही नहीं है, कभी बूढ़े ही नहीं होते, ये नहीं लिखा। जब तक जिंदा रहते हैं तब तक कभी भी वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा दे हैव मेरिस्टम। हमारे पास अगर मेरिस्टम होता तो हम भी कर लेते ऐसा, ठीक है। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक दिया है भाई, सेकंड दिया है ग्रोथ इज मेजरेबल। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे ग्रोथ को मेजर करते हैं। थर्ड दिया है फेजेस ऑफ ग्रोथ, जब कोई भी पार्ट ग्रो कर रहा है तो उसमें 3 फेजेस दिखती हैं, वो कौन कौन सी हैं। देन विल स्टडी अबाउट द ग्रोथ रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको लॉजिस्टिक एंड मतलब वो अरिथमेटिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, 2 ग्रोथ के पैटर्न्स बताए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। एंड लास्ट में 5th पैरामीटर दिया है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। तो ग्रोथ को 5 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या दिया है भाई, वेयर इट इज, ये रहा। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट, जनरली वर्ड भी लगा दिया क्योंकि हर जगह तो मेरिस्टम नहीं है ना। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, यस, व्हाई, बिकॉज प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड मतलब इनडिटर्मिनेट, थ्रू आउट देयर लाइफ। The ability of the plant is due to the presence of meristem। क्यों भाई प्लांट्स क्यों ग्रो कर पाते हैं हमेशा, क्योंकि प्लांट्स के पास है मेरिस्टम, बट हर जगह नहीं है, एट सर्टेन लोकेशंस इन द बॉडी। ये बात हमने एनाटॉमी चैप्टर में अच्छे से सीखी थी, इसीलिए कहते हैं प्लांट टिश्यूज की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द सेल्स ऑफ सच मेरिस्टम्स हैव, मेरिस्टम की क्या खासियत है भाई, हम पढ़ चुके हैं। एक तो वो डिवाइड करता है, और एक लिखा है यहाँ पे नया वर्ड है आपके लिए, सेल्फ परपेटुएट। सेल्फ परपेटुएट वर्ड का मतलब होता है एक तरह से सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल मतलब खुद को रिन्यू कर रहा है। मेरिस्टम की सेल्स लगातार न्यू सेल्स में डिवाइड होती रहती हैं, क्लियर है। द प्रोडक्ट however soon loses the capacity to divide and such cells make up the plant body। ये आपको क्लियरली कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरिस्टम से बनने वाली हर नई सेल हमेशा डिवाइड करती रहती है। कुछ सेल्स मैच्योर हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाती हैं और किसी दूसरे प्लांट टिश्यू में बदल जाती हैं। हमने पढ़ा पैरेन्काइमा बना सकती है, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, कोई भी परमानेंट टिश्यू बना देगी। दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ where new cells are always being added to the plant body, highlight करेंगे इस पॉइंट को। This form of growth where new cells are being added to the plant body by the activity of meristem is called the open form of growth, ठीक है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शंस आ जाएंगे। प्लांट ग्रोथ इज इंडिटर्मिनेट, बिल्कुल सही है। प्लांट ग्रोथ इज डेफिनेट, नहीं। प्लांट ग्रोथ इज ओपन टाइप, यस। प्लांट ग्रोथ इज क्लोज टाइप, नहीं, ठीक है। नाउ what would happen if the meristem ceases to divide? Does this ever to happen? आगे क्या दिया है भाई, इन चैप्टर 6 यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट अपाइकल मेरिस्टम। मतलब यहाँ पर सिंपली आपसे पूछ के छोड़ दिया है कि अगर सारा का सारा मेरिस्टम डिवाइड करना बंद कर देगा तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो यस, मेरिस्टम डिवाइड करना रोकता है, बट ऐसा नहीं कि सारी सेल्स रोक देती है। कुछ सेल्स डिवाइड करती रहती है, कुछ सेल्स मैच्योर होके अपना काम करने लगती हैं, ठीक है। नाउ बट ऐसा कभी नहीं होता प्लांट में कि पूरा का पूरा मेरिस्टम सीजेस टू डिवाइड। सीजेस मतलब स्टॉप टू डिवाइड, ऐसा नहीं होगा, क्लियर। अब आपको थोड़ा सा यहाँ दोबारा से मेरिस्टम के बारे में याद दिलाया कि मेरिस्टम क्या क्या है, जो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। देखो, यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट अपाइकल मेरिस्टम। अब जो न्यू एनसीईआरटी वाले बच्चे होंगे ना, जिन्होंने प्लांट टिश्यूज मिस कर दिया होगा, उनको यहाँ पर पूरा मेरिस्टम अल्टीमेटली पढ़ना ही पड़ेगा। तो यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट अपाइकल मेरिस्टम एंड द शूट अपाइकल मेरिस्टम। दोनों के बारे में हम तो अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये देखो आपकी बुक में डायग्राम भी दिया है, ये वाला, ये रहा कि अगर हम इसको एक प्लांट मान लें तो रूट के टिप पर होता है रूट अपाइकल मेरिस्टम, शूट के टिप पर होता है शूट अपाइकल मेरिस्टम। ना सिर्फ मेन शूट के टिप पर, मैं आपको बता चुकी हूँ, शूट की जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं, हर ब्रांच के टिप पर अपाइकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। देन यू नो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। पढ़ा था हमने, प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ, प्रिंसिपली कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ द प्लांट अलॉन्ग देयर एक्सिस, ठीक है। ये तो हुआ प्राइमरी मेरिस्टम। एक हमने पढ़ा था सेकेंडरी मेरिस्टम, याद है कि भूल गए, एनाटॉमी पूरी साफ हो गई दिमाग से। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या था? सेकेंडरी मेरिस्टम में आता है ये लैटरल मेरिस्टम, जिसको आप कहते हो कैम्बियम।
जो कि सारे प्लांट्स में नहीं होता। इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम, और ये प्लांट की गर्थ बढ़ाता है, मोटाई बढ़ाता है। अगर स्टेम मोटा होता जा रहा है, वुडी होता जा रहा है, रूट वुडी ग्रोथ कर रही है, तो वो सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से होता है, इंक्रीज इन गर्थ। और ये सब में नहीं होता, ओनली इन डाइकॉट प्लांट्स। अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो डाइकॉट प्लांट्स में, और अगर हम जिम्नोस्पर्म्स को भी ले लें तो जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है, ठीक है। बट एंजियोस्पर्म्स में तो ओनली इन डाइकॉट्स, ठीक है क्या, क्लियर। तो ये कहलाता है आपका सेकेंडरी मेरिस्टम, जबकि ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या हैं, दीज आर द प्राइमरी मेरिस्टम। रिवाइज हो गया एक बार मेरिस्टम के टाइप्स। वैसे प्राइमरी मेरिस्टम में हमने एक और पढ़ा था, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है, वो यहाँ पे डायग्राम में दिया नहीं है। यू ऑल्सो नो दैट इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म, देखो दोनों दे दिए ना इन्होंने भी, इसीलिए हर चीज इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म्स, द लैटरल मेरिस्टम, दैट इज लैटरल मेरिस्टम में क्या आता है बच्चों, लैटरल मेरिस्टम में आता है वैस्कुलर कैम्बियम। और हमने तो भाई सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं छोड़ा, चाहे से न्यू एनसीईआरटी नहीं पढ़ाती, बट हमने तो पढ़ ही लिया था। तो कॉर्क कैम्बियम भी अब तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो द लैटरल मेरिस्टम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम अपीयर लेटर इन लाइफ। दीज आर द मेरिस्टम दैट कॉज इंक्रीज इन द गर्थ। गर्थ का मतलब होता है विड्थ ऑफ द ऑर्गन्स। जनरली कौन से ऑर्गन्स, स्टेम एंड रूट। लीफ कभी सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी ना करती है, इन विच दे आर एक्टिव। दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो प्लांट अपने लाइफ साइकिल में दो ग्रोथ करता है, एक तो प्राइमरी ग्रोथ करता है, सिंपली इंक्रीज होना, ब्रांचेस बनाना, लीव्स बनाना, फ्लावर्स बनाना, ये सब प्राइमरी ग्रोथ में आता है। अपाइकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये हर प्लांट करेगा। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स और डाइकॉट कुछ सालों बाद अपनी विड्थ भी बढ़ाने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। जो कौन करवाता है, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जिनको कलेक्टिवली आप कहते हो लैटरल मेरिस्टम, या फिर आप इनको कहते हो सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है, क्लियर। इसको बहुत अच्छे से चार्ट बना के हम लोगों ने पढ़ा था। हो गया क्या क्लियर फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पर, ये वाला और पढ़ ले हम। ग्रोथ इज मेजरेबल, इसका क्या मतलब है भाई, ग्रोथ एट अ सेल्यूलर लेवल। अगर हम एक सेल की ग्रोथ की बात करें तो इट इज प्रिंसिपली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज। देखो ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना बच्चों हम, ये पूरा ग्रोथ वाला टॉपिक, ये बहुत थ्योरेटिकल सा टॉपिक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस है ना उनको समझ लो, जिससे अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आए तो तुम्हारा गलत ना हो, ओके। सो ग्रोथ एट अ सेल्यूलर लेवल, अगर हम एक सेल के ग्रोथ की बात करें तो बट ऑब्वियस सेल की ग्रोथ क्या है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, बट ऑब्वियस सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक सेल के बारे में बताओ मुझे कि सेल ग्रो कर रही है या नहीं, तो आप खुद सोचो, सेल इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, अगर हम माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो भी हमको इतना इजीली सेल के साइज में इंक्रीज नहीं दिख पाएगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि सेल ग्रो कर रही है या नहीं कर रही, तो व्हाट आर द पैरामीटर्स बाय विच वी कैन मेजर द ग्रोथ। तो यहाँ लिखा है सिंस इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, one generally measures some quantities which is more or less proportional to it। तो कुछ दूसरी क्वांटिटीज के बेस पर हम सेल की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। देखें वो क्या है। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स लाइक, जैसे कि आप सेल का वेट देख लो, दो तरह का वेट होता है, पता है, जब मैंने आपको बायोमॉलिक्यूल पढ़ाया था तब बताया था। जो ओवरऑल वेट है वो फ्रेश वेट, और अगर आप फ्रेश वेट में से वाटर के कंटेंट को माइनस कर दो तो आ जाता है ड्राई वेट। पढ़ा था ना हमने, टिश्यू को अगर हम हीट करें इतना कि उसका सारा पानी इवेपोरेट हो जाए तो जो बचेगा वो उसका ड्राई वेट है। वही तो एक्चुअल वेट है देखा जाए तो। टिश्यू ने कितनी ग्रोथ की है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स कितना नया बना है, वो ड्राई वेट से पता चलता है। तो हमेशा ध्यान रखना, ड्राई वेट इज द मोर एक्यूरेट मेजर इन कंपैरिजन टू द फ्रेश वेट, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मैं लिख देती हूँ, कहीं पर लिखा हुआ है क्या ये एनसीईआरटी में, अदरवाइज हम यहाँ लिख देते हैं ड्राई वेट इज द मोर एक्यूरेट मेजर। इकोलॉजी में भी पढ़ोगे तुम इस चीज़ को, कि कहीं भी अगर हमको किसी ऑर्गन का, सेल का, टिश्यू का वेट देखना है तो ड्राई वेट ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। और क्या पैरामीटर्स दिए हैं इन्होंने, लेंथ, बिल्कुल, एरिया देख लो, सिंगल सेल का मत देखो, उस ऑर्गन का देख लो, लीफ का सरफेस एरिया देख लो, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। सेल नंबर भी यस एक पैरामीटर है, सेल ग्रो कर रही है। यू मे फाइंड इट अमेजिंग, अब कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, टू नो, हो सकता है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए।
इन्होंने एक मेज के सिंगल रूट अपाइकल मैरिस्टम की बात की है, सेल की नहीं। अगर हम मेज के रूट अपाइकल मैरिस्टम को देखें तो इट कैन गिव राइज टू मोर देन 17,500 न्यू सेल्स पर आवर। एक घंटे में रूट अपाइकल मैरिस्टम लगभग 17,500 नई सेल्स बनाता है। इफ वी टॉक अबाउट द मेज प्लांट, कितनी मेहनत कर रहा है देखो, है ना। वेयर एज इसी तरह वाटरमेलन की भी बात की है। वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम। वाटरमेलन का जो फ्रूट है ना, वेरे सेल्स इन अ वाटरमेलन, वो इतना बड़ा, इतनी छोटी सी ओवरी से इतना बड़ा वाटरमेलन कैसे बन जाता है? क्योंकि वाटरमेलन की जो सेल्स हैं वो अपने साइज को 3.5 लाख गुना बढ़ा सकती हैं। में इंक्रीज इन साइज, cells in a watermelon may increase in size up to 3,50,000 times। ठीक है, जस्ट डेटाज हैं, अगर पूछ लें आपसे तो। इन द फॉर्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर। इसमें आपने सेल का नंबर बढ़ते हुए देखा था कि भाई सेल्स, इतनी नई सेल ऐड हुई। जबकि इन द लेटर ग्रोथ इज मेजर्ड एज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। इसमें साइज, हर सेल ने अपने साइज को बढ़ाया था, 3.5 लाख गुना अपना साइज बढ़ा लिया था। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि ग्रोथ को मेजर करने के लिए नंबर ऑफ सेल भी एक पैरामीटर है, साइज ऑफ सेल भी एक पैरामीटर है। ठीक है। वाइल द ग्रोथ ऑफ अ पॉलन ट्यूब इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ। फिर एक एग्जांपल दिया है कि भाई जब पॉलन ट्यूब ग्रो करती है आप उसकी लेंथ मेजर करते जाओ। एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ इन अ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। जबकि आप लीफ में अगर देख रहे हो तो लीफ की ग्रोथ कैसे पता चलेगी आपको? सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो यस, लीफ इज ग्रोइंग। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को? ग्रोथ इज मेजरेबल, बिल्कुल ठीक बात है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर पर आते हैं, दैट इज फेजेस ऑफ ग्रोथ। मतलब पैरामीटर मतलब जो भी ग्रोथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक इज एग्जैक्टली सिमिलर टू जो हम लोगों ने रूट के रीजन्स पढ़े थे। याद है, रूट के रीजन्स में 3 रीजन्स हमने पढ़े थे रूट की मॉर्फोलॉजी में। सबसे नीचे मैरिस्टेमेटिक जोन, देन इलोंगेशन जोन और सबसे ऊपर मैचुरेशन जोन, जहाँ पे रूट हेयर होते हैं। तो वो भी तो रूट की ग्रोथ ही हो रही थी। तो आप रूट की जगह अगर कोई शूट का, लीफ का, किसी का भी ग्रोथ देखोगे ना, तो जहाँ पर भी सेल्स ग्रोथ कर रही हैं वहाँ पर आपको सेल्स 3 फेजेस में मिलेंगी। डिवाइडिंग सेल्स को आप कह दो जोन ऑफ मेरिस्टम। जब जैसे सेल्स का साइज बढ़ने लग जाएगा दैट इज फेज ऑफ इलोंगेशन। फिर जब वो मैच्योर होने लगेंगी, उनमें मॉडिफिकेशन होने लगेंगे, जैसे अगर उनको मान लो कॉलेनकाइमा बनाना है तो वो पैक्टिन का डिपोजिशन ज़्यादा कर लेंगी। स्क्लेरेनकाइमा बनाना है तो लिग्निन का डिपोजिशन कर लेंगी। तो दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ फेज ऑफ मैचुरेशन। तो 3 फेजेस होती हैं जब भी कोई सेल या ऑर्गन या टिश्यू ग्रोथ करता है। कौन सी 3 फेजेस होती हैं? मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। ठीक है, देखें तीनों फेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बिल्कुल सेम टॉपिक है, मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स कहाँ होती हैं जनरली? रूट एपेक्स पे एंड शूट एपेक्स पे। रिप्रेजेंट द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। यस, नाउ आपको पता है, मैंने हमेशा आपको ये पॉइंट बताया है कि कई जगह काम आएगा। अगर कहीं पर भी सेल्स लगातार डिवाइड हो रही हैं, न्यू सेल्स बना रही हैं, तो हमेशा ध्यान रखो कि ये जो न्यू सेल्स हैं ये कैसी होंगी? ये सेल्स में थिन सेल वॉल होगी। थिक कैसे हो सकती है भाई? थिक हो गई तो फिर ये जोन रिजिड हो जाएगा। थिन सेल वॉल रहेगी। सेल्स का साइज जो है वो स्मॉल रहेगा। वैक्यूल आपको नहीं मिलेगी क्योंकि स्टोर्ड फूड के लिए तो है ही नहीं टाइम इनके, मतलब कहाँ से फूड स्टोर करेगी, सारा का सारा एक्सपेंड हो जाता है। और प्लस ये जो सेल्स हैं इनमें क्या होगा, एक फीचर और ध्यान रखना है आपको, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ये फीचर्स आपको कभी भी नहीं भूलने हैं बच्चों। कहीं पर भी अगर आप डिवाइडिंग सेल्स के बारे में पढ़ रहे हो ना तो यू हैव टू रिमेंबर दीज फीचर्स। ठीक है क्या? देखें लिखे हुए हैं क्या? द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, आ गया क्योंकि वो अपने ऑर्गेनेल्स बना रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। पजेस लार्ज कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियाई, फिर से कॉन्स्पिकुअस वर्ड आ गया, प्रोमिनेंट। ठीक है। सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, यानी सिर्फ सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी, थिन, कोई एक्स्ट्रा डिपोजिशन नहीं होगा। लिख रहा है थिन एंड सेल्यूलोजिक विद एबंडेंट, ये एक एडिशनल फीचर है जो हमने पहले नहीं पढ़ा, एबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, कि कभी भी किसी सेल को दूसरी सेल से कुछ लेना देना पड़ जाए तो इनके बीच में खूब सारे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा हम पढ़ चुके हैं। दो प्लांट सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, उनका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है।
नाउ द सेल्स प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब टिप से ऊपर की तरफ जाएं, द सेल्स प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। तो फेज ऑफ इलोंगेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई सेल के? सिंपल सी बात है, वैक्यूल्स बनने लग जाएंगी, सेल का साइज बढ़ने लग जाएगा, न्यू सेल वॉल बनानी है तो उससे रिलेटेड डिपॉजिशंस होने लग जाएंगे, ये सब इलोंगेशन फेज को बताते हैं। और अगर सेल पूरी मैच्योर हो चुकी है तो वो आपको कहाँ मिलेगा? और एपेक्स से दूर जाओ, रूट से ऊपर की तरफ जाओ, शूट में नीचे की तरफ आओ, फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स। ये समझ रहे हो ना आप बात? इस डायग्राम में देखो, अगर ये एपाइकल मेरिस्टम का जोन है तो यहाँ मिलेगा मेरिस्टम फेज, यहाँ मिलेगी इलोंगेशन फेज, यहाँ मिलेगी मैचुरेशन फेज, यहाँ मेरिस्टम, यहाँ इलोंगेशन, यहाँ मैचुरेशन, ठीक है। सो अवे फ्रॉम द एपेक्स, ये भी अवे फ्रॉम द एपेक्स, ये भी अवे फ्रॉम द एपेक्स, फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, दैट इज more proximal to the phase of elongation lie the portion of axis which is undergoing the phase of maturation। इसमें क्या होगा? The cells of this zone attain their maximal size, जितना size उन्हें बढ़ाना है वो बढ़ा चुकी होंगी, in terms of wall thickening and very very important प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन मतलब जैसे मान लो अगर ट्रैकीड बनाना है उसको, तो ट्रैकीड्स आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो उनको अपना सारा प्रोटोप्लाज्म खत्म करना पड़ेगा, डिपॉजिशन हो जाएगा लिग्निन का। अगर उनको कॉलनकाइमा बनाना है तो प्रोटोप्लाज्म एज इट इज रहेगा, बस चारों तरफ पैक्टिन का डिपॉजिशन हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी सेल्स मेच्योर हो रही होती हैं तो उनमें कौन से दो मेजर चेंजेस होते हैं? एक तो सेल वॉल थिकनिंग होती है, प्लस दूसरा प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होते हैं। Most of the tissues and cell type you have studied in chapter 6 represent this phase। ठीक है भाई, चैप्टर 6 यानी एनाटॉमी में आपने जो भी टिश्यूज पढ़े हैं सारे, चाहे वो कॉर्टेक्स जोन हो, मतलब ग्राउंड टिश्यू हो, वैस्कुलर टिश्यू हो, एपिडर्मल टिश्यू हो, वहाँ पर तो सब जगह परमानेंट सेल्स ही थी, तो वो मैचुरेशन फेज को ही बताती हैं। ठीक है, क्लियर? तीनों फेजेस समझ में आ गई आप लोगों को अच्छी तरह? ये देखो यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया है बच्चों, जिसमें कि आपको देखो, अब एनसीईआरटी में ऐसे होता है कई बार, थ्योरी में इससे रिलेटेड कुछ नहीं लिखा, बट यहाँ पर एक टेक्निक का नाम दे दिया, दैट इज पैरेलल लाइन टेक्निक। क्या लिखा है इसके बारे में? कि अगर हमको किसी रेडिकल की ग्रोथ या किसी भी पार्ट की ग्रोथ को देखना है तो ग्रोथ देखने के लिए एक पैरेलल लाइन टेक्निक यूज़ की जाती है। इसमें आपको दिख रहा है, जैसे अगर यहाँ पर मार्क कर दिए ABCDEFG जोन्स मार्क कर दिए, अब हमने जब थोड़े टाइम बाद उसने ग्रो कर लिया तो देखा अगर वो जोन अभी भी उसी जगह पर है जहाँ पहले है, पैरेलल लाइन पर है, इसका मतलब अभी उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, और जो जोन बढ़ चुके हैं तो वो नीचे की तरफ चले गए हैं, इसका मतलब ये ग्रोइंग जोन है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन टेक्निक ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट येस इट इज़ अ टेक्निक जिससे कि आप जोन ऑफ इलोंगेशन को डिटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? जोन ABCD ये वाले इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट, ये एपेक्स है तो ABCD इनमें सबसे ज़्यादा इलोंगेशन हुआ है, तो दिस इज जोन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, तो ये आपके ग्रोथ के 3 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब ग्रोथ रेट अपने आप में एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट समझने वाला टॉपिक है, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। अभी इतना ही पढ़ेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, पढ़ लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी इस चैप्टर की थोड़ा बाद में करना, जब हम थोड़ा टॉपिक कवर कर लें, क्योंकि इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, गुड बाय।